नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज 24 प्राइम के स्पेशल टॉक शो ओपन माइक। ओपन माइक में आज हम और आप फिर चर्चा करेंगे कि किस तरह कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक हिंदुस्तान की जनता को लुटवा रहा है। मामला इसलिए गंभीर है कि 19 जनवरी यानी कल ही 3 बैंकों के डायरेक्शंस एक्सटेंड किए गए हैं। महाराष्ट्र की बैंक है यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक, सिटी कोऑपरेटिव बैंक और भाग्योदय सहकारी बैंक। मामला एक महाराष्ट्र का नहीं है, मामला एक अकेले उत्तर प्रदेश का नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का ये जालबट्टा, जो भारतीय रिजर्व बैंक के जो अर्बन बैंकिंग डिपार्टमेंट जो कि कोऑपरेटिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को गवर्न करता है, इसके भ्रष्ट अधिकारी एक काकस बना के काम करते हैं। सुनियोजित तरीके से बैंकिंग लाइसेंस दिया जाता है, पब्लिक का पैसा जमा किया जाता है, फिर वो पैसा एनपीए के नाम पर उसकी बंदरबाट की छीलबट्टा कर दिया जाता है और फिर डायरेक्शन के नाम पर भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आर्थिक सुरक्षा के अधिकारों का हनन करते हुए ये भारतीय रिजर्व बैंक के भ्रष्ट अधिकारी डायरेक्शन के नाम पर खाता धारक को ही उसका पैसा निकालने से रोक देते हैं। हमारे साथ आज फिर चर्चा में है राकेश टंडन, जो हमारे बैंकिंग एक्सपर्ट हैं, कोऑपरेटिव बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। टंडन जी, आपका पुनः स्वागत है चैनल पर। टंडन, ये जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में कोऑपरेटिव बैंकों की क्या स्थिति है अगर हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो? कोऑपरेटिव बैंकों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। हम एक राज्य की कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति की बात नहीं करेंगे, हम आपको वो डाटा दे रहे हैं जो सारे कोऑपरेटिव बैंक, सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जी, सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का डाटा अगर हम 18, 19 और 19-20 का देखें, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो अभी खत्म नहीं हुआ है, जी, मार्च 21 में खत्म हुआ। 18-19 में इस बैंक का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको पैट कहते हैं, वो 18-19 में 3,544 करोड़ था। आज सारे अर्बन कोऑपरेटिव, अच्छा, सारे अर्बन कोऑपरेटिव जो मतलब रिजर्व बैंक के डाटा में जो बोल रहा है, जो डाटा के अंतर्गत है, ये डाटा जो है वो ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस वालों का है। तो ये कह रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 18-19 में सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का 3544 करोड़ था। ठीक, जो 19-20 में -4,806 करोड़ हो गया, माइनस 4,806 करोड़ रुपया हो गया है। मतलब वो जो प्रॉफिट प्लस में था, वो प्रॉफिट के साथ साथ माइनस 4,000 करोड़ का फ्रॉड और हो गया, मतलब नुकसान और हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब है कि बैंक अपना सारा व्यापार करने के बाद, टैक्स हटा देने के बाद, टैक्स दे देने के बाद अगर लगता है जी, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो इनको 18-19 में था वो 3,544 करोड़ का प्रॉफिट था। सारे बैंक, सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, चाहे वो 18-19 जी। और 19-20 में ये स्थिति हो गई कि ये -4,806 करोड़ रुपए के माइनस में चले गए। मतलब वो 3400 करोड़ रुपया तो गया, साथ में 4,000 करोड़ का नुकसान और हो गया। जी हाँ। अरे बाप रे। और रिटर्न ऑन एसेट्स अगर देखें तो रिटर्न ऑन एसेट्स जो है इनकी 0.61 थी पॉजिटिव 18-19 में, वो घट के -0.79 है। मतलब जिस सापेक्ष में इनका मुनाफा कम हुआ है और ये घाटे में गई है, उसी सापेक्ष इसकी जो एसेट भी माइनस हुई है। रिटर्न ऑन एसेट्स ROA कहते हैं इसको, रिटर्न ऑन एसेट्स ROA, भारतीय रिजर्व बैंक, तो वो भी जो है वो माइनस में चली गई है। और मित्रों, बड़ी गंभीर बात टंडन जी ने बताई कि हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव बैंकों की क्या स्थिति है। इसका आकलन केवल इससे लगाया जा सकता है कि जो बैंक के टैक्स भुगतान के बाद यदि किसी किस्म का कोई लगता है 4,000 करोड़ के फायदे पे थी 18-19 में, इन रिजर्व बैंक के भ्रष्ट अधिकारियों की देखरेख, संरक्षण और इनकी सहमत और संलिप्तता के चलते वो 3,400 कुछ करोड़ रुपए के घाटे में और चली गई। यानी कि जो एक साल के अंदर में जो कोऑपरेटिव बैंकों से के माध्यम से पैसा डूबा है आम जन का, वो करीब 7,000 साढ़े 7,000 करोड़ का।
टंडन जी यही कहना चाहते हैं ना? 3544 करोड़ रुपए जो प्रॉफिट में था आफ्टर जी। टैक्स, वो माइनस में चला गया, तो इसका मतलब ही यही है कि 1000 करोड़ और अपने पास से चला गया। 1000 करोड़ रुपया और अपने पास से चला गया। बड़ी गंभीर स्थिति। और एनपीए की स्थिति, एनपीए जो 18-19 में इनका ग्रॉस एनपीए था वो 7.3 था, जी, जो आज की डेट में 10.8, यानी कि 3-3.5% 50% एनपीए इनका और बढ़ गया है और बढ़ गया है। इस बीच में। मित्रों, ये स्टैटिकल डाटा रिजर्व बैंक के जारी किए हुए हैं, और ये स्टैटिकल डाटा खुद में इस बात के प्रमाण है कि किस तरीके से भारत के आम आदमी, मध्यम, निम्न मध्यम और गरीब वर्ग का पैसा जो इन कोऑपरेटिव बैंकों में जमा होता है, किस तरह लुटवा रही है रिजर्व बैंक। और उसके बाद भी इस बेशर्म संगठन को शर्म नहीं है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है इन घोटालों और गबनों और ये नुकसान के जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति। सोचने वाली बात है कि जहां 3000 करोड़ के हम फायदे में थे, वहीं हम 4000 करोड़ के नुकसान में आ गए, और इसके बाद भी रिजर्व बैंक की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। ये खुद में कहीं ना कहीं संदिग्धता की स्थिति उत्पन्न करती है भारत की कोऑपरेटिव बैंकिंग के ऊपर, और जिसका एकमात्र जिम्मेदार भारतीय रिजर्व बैंक के वो अधिकारी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए जनता का पैसा लुटवाते हैं। जी टंडन, आपको बता दें कि नेट एनपीए का रेशियो जो 3.3 था, वो आज की डेट में 5.1, मतलब वो भी करीब आधे से ज्यादा, 50% से ज्यादा 50% से ऊपर बढ़ चुका है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के घोटालों से आजीज होके इसका डिपॉजिटर जो है वो अपना पैसा बुरी तरह से निकाल रहा है। 18-19 में इनके पास डिपॉजिट 6.1% है, 6.1 था, जो कि 19-20 में 3.5 रह गया। इसका मतलब 50% रकम जो है जनता निकाल के डर के मारे ले गई। इसीलिए निकाल के ले गई कि उसको मालूम है कि आगे चल के डायरेक्शन के नाम पर उसका पैसा निकालने से बिल्कुल 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 बड़ी शर्मनाक स्थिति है मित्रों। भारतीय रिजर्व बैंक जैसे एक विश्वसनीय संगठन के ऊपर माना जाता है कि हिंदुस्तान में अगर ईमानदारी कहीं है तो भारतीय रिजर्व बैंक में, परंतु आज स्थितियां कमोबेश बिल्कुल इतर है। आम आदमी का पैसा लुट रहा है, डायरेक्शन के नाम पे खाता धारक को भी रोका जा रहा है, संविधान की व्यवस्था की प्रत्यक्ष अवमानना की जा रही है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और क्यों? केवल इसलिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के कतिपय भ्रष्ट अधिकारी जो अर्बन बैंकिंग डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, जो अर्बन बैंकिंग डिपार्टमेंट को चलाते हैं, वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आम आदमी का पैसा लुटवा रहे हैं। जी, आपको और बता दें कि जो रिटर्न ऑन एसेट्स इनको प्राप्त होती है, उसका डाटा इनके पास 18-19 में जो हमारे पास ट्रेंड एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग का आया है, वो 0.61% पॉजिटिव, जो 19-20 के फाइनेंशियल ईयर में -0.79 माइनस। बहुत गंभीर स्थिति है। भारत सरकार को सोचना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को सोचना पड़ेगा, और सोचना पड़ेगा रिजर्व बैंक के गवर्नर को कि किस तरीके से उसके अर्बन बैंकिंग डिपार्टमेंट के अधिकारी हिंदुस्तान के आम आदमी का पैसा लुटवा रहे हैं और वो निष्क्रिय बैठा हुआ है। जी, अब आप देखिए कि रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसको हम लोग ROE कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की भाषा में ROE, जो 18-19 में 7.23 था, वो आज की डेट में -9.72 है। 100% से ये ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी में गंवा चुके हैं। उसके बाद भी भारतीय रिजर्व बैंक इक्विटी को बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट में प्रेशर डाल रहा है। मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में जा रहा है, और उसके बाद ही भारतीय रिजर्व बैंक ये चाहती है कि इक्विटी बढ़े, क्योंकि जितनी इक्विटी बढ़ेगी उतना ही इन अधिकारियों को पैसा लूटने की सुविधा प्राप्त होगी, पैसा लूटने के अवसर प्राप्त होंगे। जी, और जो डिपॉजिटर हैं, शेयर होल्डर, जी, कोई जैसे लोन लेने आता है तो उसको कुछ लोन के अगेंस्ट में शेयर, जी, उसको भी आप इक्विटी कह सकते हैं, शेयर है। तो उस शेयरों का ये हाल है कि जब बैंक डूब जाती है तो सबसे पहले तो वो शेयर डूब जाते हैं, और
जब स्थिति खराब हो रही होती है बैंक की, भारतीय रिजर्व बैंक खुद सर्कुलर के द्वारा ये कह देता है कि आप शेयर होल्डरों को डिविडेंड नहीं दीजिए। आखिर उसने पैसा लगाया है। आज बैंक की स्थिति मान लीजिए 8% ब्याज चल रहा है, तो आप उसको 4% तो डिविडेंड दीजिए। लेकिन वो 4% नहीं, वो कह देता है कि आप इसको दीजिए ही मत डिविडेंड। और डिविडेंड एक उसकी आय का साधन है, जो बारोवर है या जो इक्विटी में पैसा लगा रहा है, तो उसको भी भारतीय रिजर्व बैंक को रोक देता है गंभीर स्थिति को देखते हुए कि इसको इंटरेस्ट पे, इसको शेयर पे इंटरेस्ट मत दो। ये एक बहुत भयानक स्थिति है। मित्रों, समझने वाली बात है कि जब कभी कोई कोऑपरेटिव बैंक, जिसको ये भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी लुटवा चुके होते हैं, नुचवा चुके होते हैं, चुसवा चुके होते हैं, डायरेक्शन के नाम पे दो चीजें आती हैं। पहली बात तो एक आम आदमी जो खाता धारक है, उसको उसका पैसा निकालने से रोका जाता है, और दूसरा जो शेयर होल्डर है, जिसने अपनी मेहनत, खून पसीने की कमाई इस बैंक को बनाने में लगाई होती है, उसका डिविडेंड रुकवा दिया जाता है, ब्याज रुकवा दिया जाता है, और जब बैंक बंद होती है तो ये शेयर डूब जाते हैं। परंतु जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शेयर किया था, टंडन जी ने बताया था कि इतने पूरे घटनाक्रम के दौरान ना तो इस बैंक के भ्रष्ट मैनेजमेंट के खर्चे रोके जाते हैं, ना पब्लिक का धन लुटवाने वाले इन कोऑपरेटिव बैंकों के कर्मचारियों की तनख्वाह रोकी जाती है, लेकिन एक आम आदमी का, एक डिपॉजिटर का, एक शेयर होल्डर का सब कुछ लुटवा दिया जाता है। ये व्यवस्था है हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव बैंकिंग की, तो क्यों कर नहीं होंगे पीएमसी जैसे घोटाले? जी टंडन हार्डशिप के ऊपर मैं आपको एक बात बता दूं जी, भारतीय रिजर्व बैंक में जब कभी डायरेक्शन लग जाता है, कस्टमर का पैसा फंस जाता है, तो हार्डशिप के अंतर्गत पैसा देने का एक भारतीय रिजर्व बैंक में प्रावधान है। उसको ये अपने हिसाब से हार्डशिप को डिफाइन करते हैं। अभी पीएमसी घोटाले में जब भारतीय रिट पिटीशन वहाँ दाखिल हुई है कोर्ट में, तो किसी बच्चे की फीस का मामला, भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि फीस जो है वो हार्डशिप में नहीं आती है। अब सवाल इस बात का है कि किसी का बच्चा नहीं पढ़ेगा आगे, तो उसके परिवार का क्या होगा? क्योंकि वो पैसा तो पहले तो वो कोऑपरेटिव बैंक में डुबा चुका है, अब अपने बच्चे को फीस देना है उसको, तो वो हार्डशिप के अंतर्गत पैसा नहीं जी। ये बहुत बड़ी समस्या ये है कि रिजर्व बैंक के अधिकारी किस प्रकार से हार्डशिप को अपने ही ऑफिस में बैठ के किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। मतलब अपने घोटालों, अपनी गंदगी, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए रिजर्व बैंक के अधिकारी अपनी परिभाषाएं बनाते हैं, जनता पे लागू करते हैं, जनता का पैसा लुटवाते हैं, और उसके बाद में एक दिन ये सी और डी ग्रेड की बैंकों को बंद करके सारा काम खत्म कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में, चाहे मामला इंडियन मर्केंटाइल बैंक का हो, चाहे मामला यूनाइटेड कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक का हो, चाहे मामला फेडरल कोऑपरेटिव बैंक का हो, या आने वाले समय में कमोबेश यही स्थिति होगी पीपुल्स कोऑपरेटिव की और यूनाइटेड मर्केंटाइल कोऑपरेटिव। जी, यूसीसी बैंक में अभी जो बंदी हुई, तो कुछ लोगों ने हार्डशिप के अंतर्गत पैसा मांगा। मुझे याद है कस्टमर अनिल कुमार गुप्ता थे, एक लिस्ट गई थी बैंक के थ्रू, यूसीसी बैंक के थ्रू, और उसके पिता वास्तविक बीमार थे, लेकिन उसको पैसा नहीं दिया। उसने अपनी सारी रिपोर्ट दी और वहाँ पे बैठी हुई एजीएम श्वेता शर्मा, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। सवाल इस बात का है कि हार्डशिप के अंतर्गत हार्डशिप क्या चीज़ है? बीमारी है, किसी की लड़की की शादी है, किसी की बच्चे की पढ़ाई है, कोई गंभीर बीमारी का ऑपरेशन है। ये एजीएम श्वेता शर्मा ये क्या लखनऊ बैठती? लखनऊ में बैठती। सोचिए मित्रों, भारतीय रिजर्व बैंक की एक जिम्मेदार एजीएम सुश्री श्वेता शर्मा और यूनाइटेड कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक के मामले में एक खाता धारक को उसके पिता की बीमारी के इलाज के लिए भुगतान की मांग को, निवेदन को रिजेक्ट कर देती है। और भारत का संविधान कहता है कि हिंदुस्तान के एक आम नागरिक को आर्थिक सुरक्षा का अधिकार है,
तो क्या ऐसे ऐसे अधिकारियों का रिजर्व बैंक जैसे संगठन में रहना उचित है? एक सवाल भारतीय गवर्नर रिजर्व बैंक से जी। और आप ये देखिए कि एनपीए की स्थिति भारतीय रिजर्व बैंक ने खुद अभी 4 दिन पहले फाइनेंशियल स्ट्रेस रिपोर्ट आती है FSR जी, उसमें इन्होंने कहा कि एनपीए दोगुना हो जाएगा, राष्ट्रीयकृत बैंक का भी हो जाएगा, प्राइवेट का भी होगा, तो कोऑपरेटिव बैंक तो बच ही नहीं पाएंगे, जी। कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है जी। अब ये स्थिति होने के बाद भी हमारा कहना है कि सी और डी ग्रेड के कोऑपरेटिव बैंक को क्यों चलाया जा रहा है जब भविष्य दर्शित है, बैंक ऑलरेडी सी या डी ग्रेड में चल रही है और उसका भविष्य निर्धारित है कि वो आज नहीं कल बंद होगी, तो क्यों कर इन खर्चों को वहन किया जा रहा है और जनता के धन से इन खर्चों को मैनेज किया जा रहा है और बैंक को और लूटने की लिए अवसर दिए जा रहे हैं इन भ्रष्ट कोऑपरेटिव बैंकों के प्रबंध तंत्र को। हम आप ऐसे ही चर्चा जारी रखेंगे, परंतु एक सवाल गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक से कि एक खाता धारक को उसके पिता के इलाज के लिए भी अगर आपका एजीएम उसके प्रार्थना पत्र को रिजेक्ट करते हुए पैसा नहीं देता है, तो क्या ये शर्मनाक स्थिति नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक के लिए, भारत सरकार के लिए और निसंदेह कहीं ना कहीं भारत के संविधान के लिए? हम आप ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। आप हमारा चैनल लाइक करें और हमको सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद टंडन जी।